सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची में सोना 3 लाख रुपए क्रॉस कर गया। मरी में रमजान से कबल पानी नायाब। नौशेरो फिरोज के लोग महंगाई से परेशान। देखिए जी, बोल जमूर के साथ मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात करने जा रहे हैं सोने की कीमत जो कि इस आसमानों तक पहुंच गई है, 7वें आसमान तक तो पहुंच गई है। पाकिस्तान में इस वक्त जो कीमत है वो 3,08,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, जबकि अगर हम इंटरनेशनल प्राइस की बात करें तो वो 2944 डॉलर फी औंस तक जो है वो हो गई है। क्या इसकी वजूहात हैं? क्या हुआ ऐसा अचानक कि इंटरनेशनल मार्केट भी बढ़ रही है और लोकल मार्केट की जो प्राइस है वो भी बढ़ रही है? मेरे साथ गोल्ड डीलर्स मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो गोल्ड की प्राइसेस हैं, क्या उसकी बुनियादी वजूहातें बढ़ने की? वालेकुम अस्सलाम। देखें, गोल्ड की वजूहात जो है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट जो बढ़ रही है, जो रिसेशन है, जो वर्ल्ड का जो इस वक्त सेंट्रल बैंक में जो बाइंग हो रही है और चाइना जो बाइंग कर रहा है और जो दीगर बैंक्स बाइंग कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही है। और जो नई हुकूमत आई है यूएस की, तो उसमें उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उसकी पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो चीज़ें जो है महंगी होती जा रही हैं दुनिया में। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसके बाद जो मकामी मार्केटें हैं इस वक्त जो कारोबार से वाबस्ता आप लोग अपना अफराद कितना असर आया है? कारोबार पे तो बहुत असर आया है। पाकिस्तान में जो है वो ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में कारोबारी असरात हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की सही नहीं है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई हो गई, डॉलर महंगा हो गया, सोना महंगा हो गया, चीज़ें महंगी हो गई, उसकी वजह से जो है वो कारोबार महंगा। गोल्ड महंगा हो रहा है तो लोकल सतह के ऊपर जो अगर हम बात कर लें तो जो बाइंग है वो किस हद तक मुतासिर हुई है? क्योंकि प्राइसेस हैं, फिर उसके बाद इसके साथ जो लीगर अटैचमेंट जो सेक्टर्स होते हैं वो कितने इफ़ेक्ट हो रहे हैं? देखिए ना, इस वक्त जो बाइंग है वो बिल्कुल लेस दैन 10% मतलब हो गई है। 90% जो है ना वो बिजनेसेस कट डाउन हो गए हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे ज्वेलरी गोल्ड के ऊपर वो देखें अगर आप, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी। तो आप कह रहे हैं कि 10% से भी कम रह गया इस तरह। अगर हम बात कर लें तो आइंदा कुछ से अगर आप समझते हैं कुछ अरसे बाद या 2-3 महीने के बाद आप समझते हैं कि गोल्ड किस लेवल पर होगा जो एक मरतबा फिर जो मार्केट जो है कुछ बेहतर हो सके? देखें, ये जो सिचुएशन दिख रही है 2700-2800 डॉलर पर आउंस, 2900 डॉलर, $2900 पर आउंस पे आना, तो उसकी वजह ये मुझे लगती है कि ये $3000 जो है वो टच करके फिर कुछ स्टेबिलिटी या अपना जो है वो एडजस्टमेंट करेगा, गोल्ड थोड़ा नीचे आएगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। इस वक्त अगर हम बात कर लें ऑल पाकिस्तान मैन्युफैक्चरर ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अरशद साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है बुलंद तरीन सतह पर जो है वो मकामी मार्केट में और इंटरनेशनल जो गोल्ड है वो 3,08,000 मकामी मार्केट में और 2944 है, क्या कहना चाहेंगे? बुनियादी वजूहात क्या है? एज अ माहिराना राय आप क्या समझते हैं, क्या बुनियादी जवाज़ है इस वक्त? देखिए, जिस टाइम US इलेक्शन हो रहे थे ना, तो बहुत पुरुम्मीद थी। जो आलमी मईशत कार हैं और जो तज्ज़िया निगार हैं वो बड़े पुरुम्मीद थे कि ट्रंप साहब जब हल्फ लेंगे उसके बाद जो है माशी तब्दीली आएगी दुनिया के अंदर, और हर चीज़ जो है उसके रेट जो है मतलब थोड़े से कम होंगे और बेहतरी की तवक्कुआत थी। लेकिन इनके आने के बाद तो सबसे बड़ा बम तो सोने में पड़ा। इनके हल्फ उठाने के बाद ही $100-150 मार्केट जो है जंप कर गई। पाकिस्तान के अंदर 2,80,000 रुपये तोला सोना जो है ठहरा हुआ था, और डॉलर भी अपने करेंसी भी हमारी मजबूत थी और डॉलर भी रुका हुआ था। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट के डॉलर भी आपने देखा 1.5-2 रुपये जो है बढ़ गया, और सोने की कीमतों के अंदर जो है तकरीबन इनके हल्फ उठाने के बाद जो है तकरीबन समझ लें कि 30 से 35 हज़ार रुपये का इजाफा हुआ।
जिसके सबब हमारी मार्केटों में सन्नाटा छा गया, कारोबार बिल्कुल नहीं है। और ये समझ लें कि कुछ ज्वेलर्स तो ऐसे हैं जहां बिस्मिल्लाह भी नहीं हो पा रही है काम के हवाले से। बुनियादी अवामिल क्या समझते हैं कि जो उनकी हलफ उठाने के बाद कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो इम्पैक्ट कर रही हैं गोल्ड को, क्योंकि वहाँ भी प्राइस बढ़ रही है और यहाँ भी बढ़ रही है? देखें, वहाँ आपको पता था कि सिटी के अंदर उनके बहुत बड़ा साने और वो तबाह बर्बाद हो गया, जिससे उनकी मईशत जो है बिल्कुल बैठ गई। उसके बाद इनके जो माहिराना इनके मुशीर और मुदीर थे और वो वज़ीर थे, उन्होंने इनको टैक्सेस पॉलिसीज़ दी। वो पॉलिसीज़ ऐसी थी कि जिसके अंदर जो है ना तेज़ाद था, कुछ कंट्रीज़ को रिलीफ दे रहे थे और कुछ कंट्रीज़ को जो है ये मतलब ज़्यादा टैक्सेस लगा रहे थे। उसके बाद तेज़ाद पैदा हुआ और चाइना की, अब सबसे बड़ा चाइना हमारे यहाँ बायर है, उसने अपनी बाइंग निकाल दी। इसके वजह से गोल्ड के रेट भी ऊपर हो गए और एकदम आलमी मार्केट के अंदर भौचाल सा आ गया। मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों के अंदर सोने की कीमतों में कोई कमी आएगी। अगर यही सूरत हाल रही, रोज़ाना की बुनियाद पर 40 और 50 डॉलर हम जो है बढ़ती हुई मार्केट देखेंगे, तो हम अंदाज़ा नहीं करते कि सोने की कीमतें पाकिस्तान में किस नहज पर होंगी। तो अपना अर्शद साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो मार्केटों के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है, खैर बायर तो है नहीं, इसलिए कि सोना खरीदना आसान नहीं रहा। गरीब तो बहुत दूर की बात है, मुतवस्सित तबका भी नहीं है। एक तो ये कि उसको किस तरह देखते हैं आप कि मार्केटों की क्या सूरत हाल है, जो मकामी सतह पे काम कितना परसेंट जो है वो रह गया है, और जो पानी पे जो सोने पर पानी चढ़ाया जा रहा था उसकी क्या सूरत हाल है? देखें, इस हवाले से अगर मैं बात करूँ अपने सेक्टर की, तो आपको अगर इस सेक्टर को बचाना है, गवर्नमेंट को अगर इस सेक्टर को बचाना है और हमें अगर मिलजुल कर काम करना है, तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी अपनी, हमें फैक्ट्रीज़ लगानी होंगी यहाँ पर, और एक्सपोर्ट के अंदर हमें रियायत देनी होगी अपने जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको, और बिल्कुल निचली सतह पर लाकर जो है ना एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी, रिलीफ देना पड़ेगा, तब जाके सेक्टर बचेगा। वरना आने वाले दिनों के अंदर ना कस्टमर रहेगा, मुझे लग रहा है सोने का ख़रीदार जो है वो नहीं रहेगा कराची और पाकिस्तान में, क्योंकि कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। 3 लाख रुपए से तजावुज़ कर गई हैं कीमतें, और 3 लाख रुपए में 1 तोले सोना है, उस 1 तोले सोने के अंदर कोई क्या चीज़ बनवाएगा? अपनी एक अंगूठी या चेन बन सकती है, जेवर तो नामुमकिन वाली बात है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के अंदर हमें बहुत ज़रूरी है एक्सपोर्ट पर तवज्जो दें और इस सेक्टर को बचाएं। ये प्राइसेस जो हैं, अगर हम मकामी सतह की बात कर लें, इंटरनेशनल, कहाँ देख रहे हैं इस सिनेरियो के अंदर, कहाँ जाके रुकेंगी, ताकि कुछ आइडिया हो कि अगर कोई मतलब कोई ऐसा फ़र्द जो बाइंग करना चाहता है तो वो क्या कहेंगे आप? देखें, आने वाले वक्तों में अगर हम 70-75 साल पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें ना, तो सिर्फ वही फ़ायदे में रहे जिन्होंने गोल्ड में रहे। अब आने वाला जो फ्यूचर है, मेरी अपनी ज़ाती राय ये कि वो सिर्फ गोल्ड का है। गोल्ड का तो है, लेकिन ये जो प्राइसेस का इस वक्त बुलंद लेवल है, ये कहीं जाके ठहरेगा? नहीं, अब फ़िलहाल तो नहीं लग रहा। जिस हिसाब से तारीख़ी तेज़ी बढ़ रही है, रोज़ाना की बुनियाद पर आप देख रहे हैं $30 $40 मार्केट अप हो रही है। ये स्टिल ज़रूर हो सकती है, लेकिन अभी ये बैक वापस बैक नहीं होगी। कहाँ तक आप देखते हैं आलमी प्राइस को? इसकी कंडीशन $3000 अगर क्रॉस करती है, उसके बाद सही समझ में आएगा। $3000 का फिगर 1 आउंस पे टूट गया तो उसके बाद मार्केट कहाँ जाके ठहरती है उसका अंदाज़ा उसी वक्त होगा। अच्छा, इसमें जो जब प्राइसेज मकामी सतह पे अगर पाकिस्तान की बात कर लें, स्पेशली कराची की जो प्राइस बढ़ रही थी, उसमें एक सट्टेबाजी का भी अमल था। मार्केट में जो रेट खुलता था उससे बड़ा डिफरेंस जो है वो लोगों को मिलता था। तो उसके बाद अब वो अमल मुझे बताएं कि एज अ डीलर, एज अ गोल्ड मैन्युफैक्चरर, एज अ प्रेसिडेंट, आपने उसे किस हद तक जो है वो रोका है? ये सारा मसला ये कि इंटरनेशनल मार्केट बढ़ रही है। हम खड़े हुए थे $2700 के ऊपर, आज हम $2944 देख रहे हैं। आज की बात करूँ तो $44 इंटरनेशनल मार्केट पर आउंस पे बढ़ी है। तो लाज़मी बात है कीमतों पे तो फ़र्क आएगा। इसमें हमारा ना करेंसी डिवैल्यू हुई है, ना कोई डॉलर बढ़ा है। सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट बढ़ने की वजह से आलमी मंडी में, इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें बढ़ी, तो पाकिस्तान में भी सोने की कीमतें बढ़ी। ठीक है जी, ये मोहम्मद अर्शद साहब मेरे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है इन्होंने एक बार फिर खदशा ज़ाहिर की प्राइसेस मज़ीद जो है वो बढ़ सकती है, और उन्होंने कहा कि लोकल सतह के ऊपर तो काम बिल्कुल नहीं है। और अगर हम इस वक्त मार्केट की, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद भी हूँ, ज़ेबुनिसा स्ट्रीट पर, तो यहाँ मुझे ख़रीदारी सोने के हवाले से जो है वो इंतहाई कम दिखाई दी है। और उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया कि प्राइसेस जो है वो मज़ीद बढ़ सकती हैं, और कहीं कुछ आगे जाके अगर कुछ टैरिफ में कुछ बेहतरी आती है, या कुछ जो ओवरऑल आलमी सूरत हाल है उसमें बेहतरी आती है, तो यकीनन ये प्राइस आगे जाके रुकेगी। लेकिन इस वक्त ठहराव नहीं है, और इंटरनेशनल मार्केट 2944, जबकि पाकिस्तान में जो मकामी सतह पर सोना है फ़ी तोला वो 3,08,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका है।
जी, हम बात कर रहे हैं सोने की कीमतों में इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर जो है पहुँच चुकी हैं, उसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं और मकामी सतह पर इस वक्त जो है वो कारोबार किस हद तक जो है वो रह गया है। मेरे साथ एक गोल्ड डीलर हैं आबिद साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जो इंटरनेशनल मार्केट भी अगर हम देखें और लोकल मार्केट देखें तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर है, क्या बुनियादी वजूहात आप समझते हैं? इंटरनेशनल लेवल के इतबार से जो है ना, इस टाइम काम की निस्बत ऐसी रह गई है कि ना होने के बराबर है। काम बिल्कुल ही नहीं रहा है। इस आते हैं, सुबह आते हैं, शाम तक इसी तरीके से चले जाते हैं। सोने बढ़ने की वजह से हालत, लोग कस्टमर की ख़रीदो क़ुव्वत रही नहीं है, समझे भाई। काम बिल्कुल मुतासिर हमारे हो चुके हैं। क्या बुनियादी वजूहात समझ रहे हैं कि आलमी मार्केट में जो है वो प्राइस बढ़ी है अपने, जिसके बाद यहाँ भी बढ़ रही है? आलमी मार्केट में जो सोना बढ़ रहा है तो इस वजह से यहाँ पे सोना बढ़ रहा है। तो क्या लग रहा है, मतलब प्राइस कहीं जाके रुकेगी? और जो मकामी सतह पे ख़रीदारी किसी हद तक थी, गरीब आदमी को तो आप निकाल दें फहरिस्त से, जो मुतवस्सित तबका था या जो लोग ख़रीदारी किया करते थे शादी ब्याह के अंदर, वो काम कितना रह गया? वो तो बिल्कुल समझ लो ना होने के बराबर रह गया। वो भी समझ लो 5% लोग ख़रीद रहे हैं। नहीं तो जिसकी तोले भर की रेंज थी वो आधे तोले पे आ गया है, जिसकी 2 तोले की थी वो 1 तोले पे आ गया है। काम रहे ही नहीं है। अच्छा, ये जो एक था कॉन्सेप्ट की जो पुराना सुना था, उस पर जो है वो पानी चढ़वा कर जो है वो किया जाता था, वो किस लेवल तक अब रह गया? लोग ज़्यादातर जो है ना चांदी के ऊपर आ गए हैं। गरीब आदमी खासकर जो है ना वो सिल्वर ही दे रहे हैं। सोने की तो खरीदो क़ुव्वत के ऊपर ताकत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। चांदी भी इस वजह से बढ़ रहा है, आप समझते हैं कि उसमें ख़रीदारी हो रही है? चांदी में फिर भी थोड़ी बहुत ख़रीदारी हो जाती है। अच्छा, तो ये प्राइस आप किस तरह देख रहे हैं कि आगे मज़ीद जाके बढ़ेगी और कहाँ तक जाके रुकेगी? इंटरनेशनल जो गोल्ड बढ़ रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पे सोना बढ़ रहा है। ठीक है जी, अब इस मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि इंटरनेशनली जो प्राइसेस बढ़ रही हैं उसके बायस ये कीमत बढ़ रही है और ये प्राइस हाईएस्ट लेवल तक जो है वो पहुंच गई है इंटरनेशनल मार्केट और लोकल मार्केट, दोनों मार्केटों के अंदर। मकामी सतह पर जो डीलर्स हैं उनका कहना है कि कारोबार, जो ख़रीदारी थी, स्पेशली जो सीज़न हुआ करते थे शादी ब्याह के, उसके अंदर भी ख़रीदारी बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। और इनकी अगर हम बात कर लें, जो गोल्ड डीलर्स के प्रेसिडेंट हैं, उनका यही कहना है कि कीमतें मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी और लोकल मार्केट के अंदर भी। यकीनन उसका इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल आ रहा है। और हमें जो है वो इजाज़त दीजिए और हम मज़ीद बात करेंगे आइंदा किसी और इशू के हवाले से। इजाज़त दीजिए। जी, बोलजमूर से हूँ आरफ सईद और मौजूद हूँ मरी में। मलका अक्सार मरी, जहाँ मुल्क भर से सौ की बड़ी तादाद आती है यहाँ पर, जबकि गर्माई सीज़न के दौरान तो स्याह जो है वो यहाँ पर मरी जो है वो खचा खच भर जाता है। स्याह जो है वो यहाँ के होटलों, गेस्ट हाउसेज, रेस्ट हाउसेज, फ्लैट्स में आकर स्टे करते हैं। लेकिन मरी का जो दरीना मसला है जो कई दहाइयों से चल रहा है वो शिद्दत किल्लत आब का है। यहाँ पर पानी की जो है वो सीज़न के दौरान, गर्माई सीज़न के दौरान यहाँ पर पानी की शदीद किल्लत होती है, जिसके बाद स्याहों और मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्याह जो है वो महंगे दामों यहाँ पर बाउज़र मंगवाते हैं और बाउज़र के ज़रिए अपना पानी जो है पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कमी जो है ना वो पूरी नहीं होती। जितना पानी उनको सप्लाई किया जाता है, कश्मीर पॉइंट के तालाबों से पानी जो सप्लाई किया जाता है वो उनकी कमी को पूरा नहीं हो सकता। इस वजह से वो यहाँ पर महंगे बाउज़र मंगवा कर अपना गुजारा करते हैं। यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो भी यहाँ पर महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। कई दहाइयों से यहाँ पर कोई स्कीम भी नहीं तैयार की गई, ना ही कोई पानी का मंसूबा जो है ना वो उस पर अमल दरामद किया गया। हर दौर हुकूमत में जो मरी का दरीना मसला पानी का, उसके ऊपर बात की गई, लेकिन आज तक कोई मुकम्मल हल ना निकाला जा सका। इस हवाले से बात करते हैं यहाँ के मकामी लोगों से। आइए उनसे पूछते हैं कि पानी के क्या मसाइल हैं। जी, मरी में पानी का जो मसला जो है वो हर दौर में रहा है। आज भी इन दिनों में भी पानी का जो है मसला है, खास तौर पर गर्माई सीजन जब होता है, जब यहाँ पर रश हो जाती है, लाखों से मरी में दाखिल होते हैं, उस टाइम पानी की शदीद किल्लत होती है। उस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि वो पानी की किल्लत के बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आरिफ सईद साहब आपका शुक्रिया कि आपने अहलियान मरी का एक बड़ा मसला जो पानी का है, और उमूमन जो है जब गर्माई सीज़न आता है तो यहाँ पर
जो टूरिस्ट आते हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं वो, और जो मरी के सारिफीन हैं उनके लिए पानी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है और वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे होते हैं। तो इस दफ़ा जो है वो आपको पता है कि बारिशें और बर्फ़बारी जो है वो मामूल से कम क्या हुई है, बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आइंदा आने वाला गर्माई सीज़न है उसके अंदर जो है वो मरी के अंदर एक शदीद जो है वो पानी का बहरान पैदा होगा और उसके लिए कबल अज़ वक्त हमें जो है वो इक़दामात की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के जो मरी के रहने वाले लोग हैं, शहर के रहने वाले लोग हैं, उनको तो पहले भी जो है वो ज़रूरत से ही बहुत ज़्यादा कम पानी मिलता है और इस दफ़ा जब बारिशें नहीं हुई हैं, बर्फ़बारी नहीं हुई है, तो मेरा ख्याल है गर्माई सीज़न जो है वो किसी अज़ाब से कम नहीं होगा। तो मेरे जो है वो हुकाम बाला से ये दरख्वास्त भी है, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप गर्माई सीज़न आने से पहले पानी के लिए जो मुतबादिल सोर्स है उसके ऊपर काम करें और जो यहाँ पे पूरी पाकिस्तान से टूरिस्ट जो है वो गर्मियों में मरी में आते हैं, ताकि उनको और यहाँ के रहने वालों को और यहाँ के जो कारोबारी तबका है उसको गर्माई सीज़न के अंदर पानी की जो है वहाँ पे किल्लत ना हो और ताकि सार्फिन जो है वहाँ पे जो उनकी ज़रूरत का पानी है कम अज़ कम उनको बिला नागा जो है वो मिलता रहे। जी, जैसा कि 2005 में बल्क वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई थी, उसके हवाले से आपका क्या कहना है? जी, मैं तो यही कहूँगा कि इस वक्त जब पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने के बाद दो ही जो है वो आपकी स्कीमें जो हम इस वक्त ऑपरेशनल हैं, एक डूंगा गली की है और एक हमारा जो दार जावा से पानी जो है वो मरी को सप्लाई किया जा रहा है। तो बल्क वाटर की जो स्कीम है वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट मरी के लिए मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी है और फिल फोर उसके ऊपर जो है वो काम शुरू किया जाए ताकि जो मरी की पानी की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। और अगर वो टाइम के ऊपर बल्क वाटर की जो स्कीम थी उसको टाइम के ऊपर ऑपरेशनल कर दिया जाता, टाइम के ऊपर वो बन जाती, तो मेरा ख्याल है कि मरी की ज़रूरत को पूरा करके इस्लामाबाद और पिंडी तक भी आप उस पानी को जो है उसकी सप्लाई को उसको कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। तो मैं ये हुकाम बाला से, हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जितने भी जो है वो हमारे इदारे हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि आप बल्क वाटर की जो स्कीम है उस स्कीम को फिल फोर शुरू किया जाए ताकि डिस्ट्रिक्ट मरी और यहाँ के दाएँ बाएँ जितने भी देहात हैं उनकी पानी की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। पानी चूँकि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है और ये मसला जो तकरीबन 30 साल से जो इस पर काम हो रहा है, लेकिन कोई खातिर खा नतीजा अभी तक नहीं निकला। इसको इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट आती रही उन्होंने इसको अमली जामा बनाने के लिए मुख्तलिफ कोशिश की, लेकिन आखिरी जो इस पे काम हुआ है ये दरिया झेलम से जो वाटर बल्क स्कीम थी उसके लिए जो काम किया गया, ये सिर्फ वाहिद एक ज़रिया है जो मरी की ज़रूरत को पूरा कर सकता है या आने वाली गर्माई सीज़न में जो है पानी की ज़रूरत जो है वो पूरी कर सकती है। इसके लिए बेशुमार जो है इससे पहले जो है तकरीबन अरबों रुपए जो इस पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन ये पाया ये जो मनसूबा है अभी वही का वही पड़ा हुआ है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट है उसे ये गुजारिश है कि अगर इस काम को अमली जामा पहनाना है तो इससे जो है ये ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरत है ये पूरी हो सकती है। बहुत सारा काम इस पर हो चुका है, पाइपिंग मौजूद है और अब सर जो है कि इसको अमली जामा पहनाना है। लिहाजा मौजूदा गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि ख़ास तौर पर मरी की जो बुनियादी ज़रूरत है, पानी ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरत है, ये अल्लाह की एक बड़ी नियामत है। ये वाटर बल्क स्कीम जो है इसको जल्द से जल्द जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। 5 अरब था, उसमें से 50% पेमेंट लग चुकी थी। बल्क वाटर स्कीम से मरी का आबी बहरान ख़त्म होना था। तो अगर मरी में जो टूरिस्ट आ रहा है बिलखुसूस होटल इंडस्ट्री और रेजिडेंशियल एरिए को हर सीज़न में आबी बहरान का शिकार होते हैं और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4-5 महीने में सख्त किस्म का आबी बहरान होता है। लोगों को दूर दराज से पानी लाना पड़ता है और महंगे बाउज़र ख़रीदने पड़ते हैं। बल्क वाटर स्कीम बहाल होने से मरी के अंदर होटल इंडस्ट्री को भी आबी बहरान ख़त्म होगा और लोकलियर्स जो हमारे रेजिडेंशियल हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि बल्क वाटर स्कीम को बहाल किया जाए और मरी का आबी बहरान ख़त्म किया जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरी जिक्र गली रोड पर और यहाँ पर जो साइलिन है उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर पानी का क्या प्रॉब्लम है और कितने अरसे से ये प्रॉब्लम चल रहे हैं। हालात ऐसे बने हुए हैं कि बारिशें ना होने की वजह से, बहुत खुश्क साली की वजह से पानी की बहुत किल्लत है। पहले 2 दिन बाद 20 मिनट 25 मिनट पानी हमें मिलता था, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं
अब जो इदारा है पब्लिक हेल्थ या कमेटी की जो स्कीम है पानी की, अब वो कहते हैं जी 2 दिन बाद आपको 20 मिनट पानी मिला करेगा, लेकिन हालात जब हमने मौके पे जाके देखा तो पानी वहाँ पे भी मौजूद नहीं है। तो अब गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि आप ये जो बल्क वाटर स्कीम है, जो पहले इसको स्टार्ट किया गया था लेकिन अभी आप जब जाके देखें मौके पे पाइप पड़े हुए हैं, तो काइंडली हमारी गुजारिश है, एहलियान शहर की तरफ से हमारी गुजारिश है कि उसको बहाल किया जाए, उस स्कीम पे कुछ तवज्जो दी जाए ताकि हम लोगों को पानी मिल सके। मैं जब पैदा हुई हूँ तब से ये मसाइल तब से चल रहा है। मुझे ये याद पड़ता है कि जब मैं छोटी सी थी तो हमें कहा जाता था जी मटके लें, उठा के हम उधर कमेटी दफ्तर के ऑफिस के बाहर औरतें सारी इकट्ठी होकर खड़ी हो जाती थी, मटके फोड़ते थे क्योंकि हमें पानी आज तक नहीं मिला। 30 साल हो गए, मसाइल चल रहा है। जब हम इनसे कहते हैं कि पानी का कुछ करें, हाँ जी दे देंगे, मैं कितनी बार उनसे जाके कमेटी दफ्तर में बात किया, भाई हमारे लोकल ऐसी बात, हम औरतें हैं, हम अपने औरतों का मसाइल होता है, घर चलाना उन्हें। अब हमारी जो तहसील नाजिम रह चुके हैं सरदार सिर्फ, उन्हें एक मंसूबा दिया था, वो तक इन लोगों ने मंसूब नहीं किया। उसके अलावा हमारे आप झीका गली में जाएंगे, वो पाइप जो आज तक यकीन करें वो कभी यूटिलाइज हुए ही नहीं है, वो पाइप आज से आज तक यहाँ ही पड़े हैं, उनको यूटिलाइज करो। जब आप लोग देखते हो यही रोड खराब है, ये मसाइल है, वो मसाइल, तो पानी का मसाइल क्यों नहीं इस पर बात किया जाता? हम किस तरह पानी के मसाइल देखें, अब बारिशें नहीं हुई, बर्फ नहीं हुई, ठीक है ना, अब हमें वैसे तो मसाइल था ही पानी का, लेकिन अब हमें और मसाइल का होगा। आगे रमज़ान आ रहा है, आप बताएं हम कैसे गुजारा करेंगे? ये बहुत बहुत मसला है, इस पर जरूर सबको बात उठानी चाहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डीसी ऑफिस मरी में। यहाँ आगा ज़हीर अब्बास शिराजी साहब से पूछते हैं कि वो उन्होंने पानी के हवाले से क्या इक़दाम कर रखे हैं। ये खुश्क साली की एक जो है वो सिचुएशन पैदा हो गई है, पानी की कमी है। तो अभी इस पे हमने अपनी जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है वो 2 कॉल की हैं, और उस पर एक प्रपोज़ल जो है वो हमने बनाई है कि हम ये जो फ्यूचर में खुदा न खास्ता अगर बारिशें नहीं होती तो पानी की कमी को कैसे पूरा करेंगे। और उसमें हमने एक डिटेल्ड प्रोग्राम बनाया जो कि यूसी लेवल तक जो है प्रोग्राम है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डेफिनेटली जो है वो सपोर्ट हमें दरकार होगी, तो उसको हमने फाइनल कर लिया है और इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भेजेंगे। जो हमारे पास मौजूदा वसाइल हैं वो उसमें जिस हद तक जो आबादी है उसको हम अकोमोडेट करें, और बाकी इंशाल्लाह इस प्रोग्राम जो अभी हमारी प्रपोजल है वो जैसे PDM तक पहुँचेगी उसको फॉलो अप करके इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बल्क वाटर सप्लाई स्कीम जो 2005 में शुरू हुई थी अब बंद हो चुकी है, या इसके अलावा कोई और स्कीम आपके बना रहे हैं कोई इसके अवाम के लिए? जी, इस पे जो हमारी मीटिंग्स हुई थी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो सारी उसकी दोबारा से उसको एवेल्युएट करवाया था, और उसकी जो उस प्रोजेक्ट को चलाने की कॉस्ट है वो सालाना 3 अरब से ज़्यादा है। तो वो एक बड़ी ह्यूज अमाउंट है जिसका आगे फ्यूचर में जिसको कंटिन्यू करना जो है वो इतना मुमकिन नहीं था। तो उसके अल्टरनेट के तौर पे 3 अरब से ज़ायद के जो प्रोजेक्ट्स हैं जॉइंट वाटर बोर्ड और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग सोर्सेज हैं उनकी बेहतरी, उनमें जो हमारी पानी के लाइन्स हैं उनकी तब्दीली, मशीनरी की तब्दीली, और इसी तरह से जो हमारे कश्मीर पॉइंट पे जो हमारे पॉन्ड्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करना शामिल है, जिससे पानी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और जो एग्जिस्टिंग हमारे रिसोर्सेज हैं वो डबल जो कैपेसिटी उसके लेवल पे चले जाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारे MNA साहब और जो MP साहबान हैं उन्होंने जो अपने हर UC लेवल पे जो गवर्नमेंट ने उनको फंड्स दिए हैं उसमें पानी के बोर का जो है वो स्कीमें आइडेंटिफाई की हैं और उनके ऊपर काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो उम्मीद है कि उससे भी जो पूरा पेरिफेरी है, पूरा मरी और कोटली के जो देहाती इलाके हैं उनको भी पानी की जो अपॉर्चुनिटी है वो बेहतर तरीके से मिल सके। और जमूर से आरफ सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बोल जमूर नौशर अफरोज़ से मैं हूँ मुज़फ़्फ़र अब्बासी। मुख्तलिफ़ मज़हबी त्योहारों की बात करें तो दुनिया भर में मुख्तलिफ़ त्योहारों पे चीज़ें जो है वो सस्ती की जाती हैं ताकि आम आदमी जो है वो आसानी से ख़रीद सके। लेकिन पाकिस्तान में रमज़ान आने वाला है और मुख्तलिफ़ मज़हबी त्यौहार जो है वहाँ पे चीज़ें सस्ती करने के बजाय जो है वो उसको महंगा कर दिया जाता है। आइए
लोगों से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है कि चीज़ें जो है वो रमज़ान आने से पहले महंगी होती जा रही हैं। जी नाज़रीन, रमज़ान से पहले महंगाई उरूज पर है। मुख्तलिफ जो माफिया है वो सरगर्म है। मुख्तलिफ चीज़ें, दालें, आटा और चीनी जो है वो स्टॉक की जा रही है, गरीब के पहुंच से दूर है। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि इतनी महंगाई है, ऊपर से जो है ये हमारा मजहबी त्यौहार है और रमज़ान आ रहा है, तो इसमें तो ज़्यादा महंगाई नहीं होगी? वैसे ही महंगाई बहुत है। आमतौर से जो लोग हैं वो जहाँ अच्छी ज़िंदगी बसर करते थे वहाँ वो 2 वक्त की रोटी खाने के से भी कासिर है। और जहाँ पर एक ये मजहबी त्यौहार आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, जो कि हमारे लिए काबिल एहतराम है, उसमें तो और भी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अगर हम आज़ाद मुआशरों में देखें जो कि इस्लामी जमहूरी ममालिक नहीं है, वहाँ पर भी जब रमज़ान आता है या उनसे रिलेटेड कोई भी इवेंट्स आते हैं तो वहाँ पर महंगाई में और जो भी रेट्स होते हैं चीज़ों के वो कम किए जाते हैं। मगर जब हम अपने इस्लामी जमहूरी मुल्क पर नज़र डालें तो वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो और भी महंगी हो जाती है। जो व्यापारी होते हैं, ये जो स्टॉक करके रखते हैं, ये उनके लिए तो खुशी की बात होती है कि वो उससे ज़्यादा कमाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि मुख्तलिफ जो माफियाज़ हैं जो मुख्तलिफ महंगाई करते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो सिंध गवर्नमेंट को जो है वो एक्शन लेना चाहिए। शहरी मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि रमज़ान अभी आया नहीं और महंगाई उरूज पे है और गरीब तबका क्या करेगा, किस तरह गुजर सफ़र होता है उनका? सर, हमने इस बारे में पहले भी हमने बोला है कि भाई बड़ी महंगाई है और हुकूमत कोई भी कंट्रोल अभी तक नहीं कर रही है इस महंगाई की वजह से। जितनी चीज़ें यहाँ पर महंगाई पे चल रही हैं, अभी रमज़ान जब शुरू होगा तो गरीब आदमी जो मजदूरी करते हैं, जो रेड़े चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वो कहाँ पे रोज़ा रखेंगे? वो तो कहाँ वो सेहरी कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसमें तकरीबन 18% जो है आदमी रोज़े रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। रोज़े रखने के लिए भी कमाई होनी चाहिए ना। कंट्रोल प्राइस अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर नौशर फरोज या और महकमे हैं, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सर, वो सिर्फ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं अपनी गाड़ियों में। हाँ, वो वापिस आते हैं, बैठ के 2 कलम चला के फिर चले जाते हैं। उनके तो तनख्वाहें इतनी हैं, उनके नीचे गाड़ियाँ एसी वाली, दफ्तर एसी वाले बंगलों में बैठे हुए, उनको तो पता ही नहीं है महंगाई क्या चीज़ होती है। क्या समझते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि रमज़ान से पहले जो है वो महंगाई उरूज पर है। ये दोनों मौक़ों में अगर एक्शन उठाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िले में महंगाई कम पड़ जाएगी। जी बिल्कुल, आपने जो है वो शहरियों की बातें सुनी। उनका यही कहना था कि महंगाई जो है वो रमज़ान से पहले उरूज पर है। मुख्तलिफ मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म है, लिहाजा डिप्टी कमिश्नर से लेकर मुख्तलिफ जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, टीमें हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जो है उनको चाहिए कि जो है वो शहर में कार्रवाई करें और इन मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर कार्रवाई करके जुर्माने आयद किए जाएँ, ताकि जो है रमज़ान से पहले जो है वो महंगाई पे काबू पाया जाए। दाल, चावल, घी, सारी चीज़ें महंगी होती जा रही है, तो किस तरह सरवाइव आम बंदा करेगा? इस सवाल से हमें बताइएगा। आम बंदा तो सरवाइव उसका तो बहुत मुश्किल है, वो तो सबको पता है, लेकिन ये जिम्मेवार किसकी है? ये जो प्राइस कंट्रोल है इसकी जिम्मेवारान अपने मकामी इंतज़ामिया है, जिसका सारा जो है इंचार्ज जो कह लें या सरबराह कह लें, वो डिप्टी कमिश्नर नौशर फरोज हैं। वो इस तरह के अहकाम देते हैं, प्राइस कंट्रोलिस्ट मैजिस्ट्रेट बनाते हैं, उनको ऐसे अहकाम जारी करें। आपको मैं बताऊं, ज़िला नौशर फरोज की 70% आबादी ज़राअत पेशा वाबस्ता है, मज़दूर पेशा वाबस्ता है। बाकी 30% लोग हैं जो मुख्तलिफ नौकरियाँ करते हैं या दीगर बड़े कारोबार करते हैं। अब आपने देखा कि ज़राई इजनास में जो काश्तकारों ने सब्ज़ियाँ मार्केट में दी, उनके रेट कितने गिर गए। अगर चढ़े रेट तो वो दाल, चावल, आटे, घी, इनके रेट चढ़े। इनको कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पे, अब रमज़ान शरीफ आ रहा है, रमज़ान शरीफ तो अभी कुछ दिन हैं बाकी, लेकिन अभी से आप जाओ तो दुकानों पे अपनी अपनी रेट लिस्ट बना, रेट लिस्ट तो है ही नहीं, वो अपनी कंप्यूटर वाले से अपनी लिस्ट बना के वो लगा देते हैं, भाई ये लिस्ट है देखो। अब उस लिस्ट को क्लियरफाई कौन करेगा? मेरे साथ सीनियर एडवोकेट अबरार हुसैन चांडियो साहब मौजूद है। सर, महंगाई होती जा रही है और अभी रमज़ान भी शुरू नहीं हुआ, लेकिन अभी से महंगाई, तो क्या करना चाहिए, किस तरह कंट्रोल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये जो फेल्योर है, ये स्टेट का फेल्योर है, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए
क्योंकि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है लोगों को GPS रेट पे जो उनका मुकर्रर रेट लिस्ट लगती है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और से वो इंडोर होती है, और उसका मकसद ये होता है कि भाई लोगों को आप जो हम फिक्स करते हैं रेट उसके मुताबिक वो सेल परचेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ अलमिया ये है कि यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, AC साहब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी नहीं देखते इन चीज़ों को, वो अपने रवैयों के जो उनके काम हैं उनको ही देखते हैं जिनमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट। इसके लिए इदारे हैं, मुख्तलिफ प्राइस कंट्रोल कमेटी है और भी इदारे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? ये मुख्तियार कार ही प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के तौर पे काम करता है। मैंने यही अर्ज़ किया कि ये डिप्टी कमिश्नर उनको लुक आफ्टर करता है, और उसके अलावा हमारे यहाँ कोर्टों में कंज्यूमर कोर्ट्स भी आ गई हैं, इन्फोर्स हो चुकी हैं, जिसके लिए हम ने एक जज साहब यहाँ हाई कोर्ट तरफ से मुकर्रर है, जो भी लोग कंप्लेन लेकर आते हैं, जिस तरह उनको कोई मार्केट के हिसाब से ज़्यादा रेट पे कोई चीज़ सेल की जाती है, जिसके बाद वो हमें कंप्लेन करते हैं, हम वो कंप्लेन बना के ऑनरेबल मजिस्ट्रेट जो कंज्यूमर कोर्ट का, तो उसको हम देते हैं। देन आफ्टर वो एक्शन होता है उन लोगों के खिलाफ जो मुनाफाखोरी करते हैं हमारी मार्केट में। महंगाई की बात करें तो अभी रमज़ान भी नहीं आया, लेकिन अभी से जो है वो महंगाई अरूज पर है। मुख्तलिफ मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म हो चुके हैं। गरीब के पहुंच से जो है मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया दूर होती जा रही हैं। इस हवाले से मेरे साथ सीनियर वकील एडवोकेट लाला हसन पठान मौजूद हैं। सर, रमज़ान भी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अभी से जो है वो मुनाफाखोर सरगर्म हैं, चीज़ें जो हैं वो उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट क्या कर रही है? इसके हवाले से कोई लॉ मौजूद है कि इन मुनाफाखोरों को कंट्रोल किया जाए, महंगाई जो है वो कंट्रोल की जाए? देखें, एक तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है सबसे ज़्यादा कि वो उस पर कंट्रोल करे, और जो कवानीन मौजूद हैं उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो। जो इदारे हैं जैसे मार्केट कमेटीज़ होती हैं, जो लोकल काउंसिल्स होती हैं, वो बेसिकली इसको देखती हैं। और दूसरा जो विजिलेंट हमारे शहरी हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे कोई दरख्वास्त लेके आता नहीं है, और जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स हैं उस पर भी लोग कंप्लेन बहुत कम करते हैं। तो उसकी वजह से ये जो मुनाफाखोर हैं उनको ये थोड़ा बढ़ावा मिलता है और वो इस तरह की चीज़ें मज़ीद महंगी करते हैं। दूसरा एक इसका इंसानियत का पहलू होता है, मज़हब का पहलू होता है, दूसरा उसका जो हमारे ट्रेडिशनल है दिन, उसके हवाले से भी होता है। तो दुनिया में ये देखा जाता है कि जहाँ जो खुशी का दिन होता है उस दिन सारे लोग, यहाँ तक कि एक टैक्सी वाला भी कोशिश करके कम किराया लेता है। कम से कम इतना तो कर सकती है हुकूमत के भाई इस मरतबा रमज़ान में ऐलान करे कि भाई आटा जो है ये 70 रुपये होगा। जी, लाला हसन पठान की आपने बातें सुनी, उनका भी यही कहना था कि गवर्नमेंट को जो है वो इस पर कंट्रोल करना चाहिए। ज़ाहिद साहब जो है वो ट्रेड यूनियन के सदर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग सूबा सिंध के वाइस प्रेसिडेंट हैं। सर, हमें ये बताइएगा कि रमज़ान आने वाला है और मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया जो है वो मुनाफाखोर जो है वो सरगर्म है, वो महंगी होती जा रही है। बल्कि दूसरे जो मुल्क हैं हमने वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे चीज़ें सस्ती होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे मुल्क में जो है वो चीज़ें महंगी होती जा रही है। तो आपका भी इनके साथ ही ताल्लुक़ है और ट्रेड यूनियन के सदर भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखेंगे ये एक हमारे लोगों का एक माइंड सेट है कि भाई जब भी कोई अपना दीनी त्यौहार आता है तो हमारी चीज़ें महंगी होती हैं। ऐसा बिल्कुल कहीं है भी, तकरीबन ऐसा नहीं भी है, क्योंकि अभी जिस तरह, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह अपना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, ये एक ओपन मार्केट होती है। यहाँ हर बंदा ये कोशिश करता है कि मेरा सामान पहले फ़रोख्त हो, मेरी चीज़ें पहले फ़रोख्त हो। जब पहले फ़रोख्त हो तो उसमें व्यापारी क्या करता है कि अपना सस्ते से सस्ती कोशिश करता है कि मेरी चीज़ बिके, क्योंकि ये चीज़ रखने जैसी भी नहीं होती है, यहाँ स्टोर भी नहीं होती है। ख़ास करके मैं सिंध के हालात आपको बताऊँ। बाकी जो कुछ बड़े स्टॉकिया हैं जो स्टॉक करते हैं, जिस तरह अपना कोई दालें हुई या कोई अपना चावल हो या इस तरह की और खाने पीने की जो अशिया हैं, इसमें वाकई कुछ हद तक बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की सलाहियत मौजूद होती है वो क्या करते हैं कि मतलब जो रिटेलर हैं
रिटेलर वाले जो लोग होते हैं, मिसाल के तौर पर 100 शॉपकीपर्स हैं, अगर वो 100 शॉपकीपर्स हैं, जब उनके पास एक सौदा अवेलेबल होता है तो वहाँ जो अपना कस्टमर होता है, ख़रीदार, वहाँ हर किसी के पास जाता है, तो उसकी जो क़ुव्वत खरीद, उनके पास चीज़ जब मैसर होती है हर दुकान पे, तो वो चीज़ बिल्कुल आपको नॉर्मल रेट में मिलेगी। जब एक स्टॉक क्या करता है, इन्वेस्टर जो होता है वो क्या करता है कि वो 100 दुकानदार की चीज़ जो है ना एक ही बंदा ख़रीद कर लेता है, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई इस तरह के अभी दिन आने वाले हैं तो हमारी चीज़ें महंगी होंगी। तो इसी हिसाब से कुछ चीज़ें बिल्कुल महंगी होती हैं, क्योंकि मार्केट में उनका शार्टफॉल करना होता है। शार्टफॉल के बाद जो चीज़ें मिसाल के तौर पर 100 रुपया किलो चीज़ बिक रही है, तो वो फिर क्या करते हैं रिटेल में, वो अपना सारा जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करके अपना सारा सामान स्टॉक कर लेता है। मशवरा दूंगा अपना इनको अफसरान को, आप जाएँ जहाँ से चीज़ें आती हैं आप वहाँ पर जाएँ, जो गरीब लोगों को सस्ते से सस्ती चीज़ मिले। और ये जो हमारे दीनी त्यौहार हैं, ये एक जो माइंड सेट है, हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी, हम सिंधी इस चीज़ों से निकलें, ताकि ये जो है ना ये माइंड सेट है कि भाई हर त्यौहार पे हमें चीज़ें महंगी मिलना शुरू होती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, आपने ज़ाहिर साहब की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि छोटे जो कारोबारी हजरात हैं उनको जुर्माना लगाने से बेहतर है कि आप जहां से चीज़ें आती हैं वहां पर आप चेक बैलेंस देखें और इसके लिए कोई पॉलिसी बनाएं। अब चलते हैं आवाम की जानिब कि आवाम जो है इस महंगाई के ख़िलाफ़ क्या कहते हैं, क्या महंगाई है, स्टॉक जो करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। रमज़ान आने को है, लेकिन सबसे पहले जो मुनाफाखोर हैं उन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मार्केट में कीमतें जो हैं डेली वेजेस के हवाले से बढ़ रही हैं, जिसमें दालें हुई, चावल, घी। आम आदमी क्या करेगा, मज़दूर तबका है हमारे पास, तो इस हवाले से आप लोग जो है वो डेली बेसिस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इस हवाले से हमें कुछ बताइएगा। सर, मेरा मसला तो ये है कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारे इंस्पेक्टरान हैं वो डेली मार्केट्स में जाते हैं और डेली प्राइसेस लेते हैं, जो रेट्स चल रहे हैं वो भी लेते हैं, और वो पूरी मार्केट को असेस्ट करके वो रिपोर्ट हम जनाब डीसी साहब जिनको वो भेजते हैं, उसके साथ साथ हम हायर अथॉरिटीज़ को भी ये कर रहे हैं। मेरी जब बात हुई है छोटे दुकानदारों से, तो वो कह रहे हैं कि हमें ऊपर से माल नहीं मिल रहा, मुख्तलिफ चावल हो, दाल या घी वगैरह। हमने देखा है कि जो बड़े बड़े डीलर हैं उन्होंने अभी से स्टॉक कर दिया है। तो पहले तो 10 दुकानों पे एक चीज़ बिकती थी, लेकिन अब जो है वो सिर्फ एक बंदे के पास है। तो उनके ख़िलाफ़ आप, बड़े जो डीलर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो किस तरह करते हैं आप? सर, वो भी इसी तरीके से होता है कि जैसे हमारे इंस्पेक्टरान साहब जाते हैं या हमें कोई कंप्लेन रिसीव होती है तो हम फौरी तौर पे हमारी स्टाफ जो है वो वहाँ जाते हैं और उस चीज़ को देखते हैं, और जो भी रिपोर्ट होती है वो जनाब डीसी साहब जिनको देते हैं, जिसकी वजह से फिर हमारे मजिस्ट्रेट साहब चलते हैं और उसी गोडाउन को देखते हैं। अगर वाकई भी उधर कोई होर्डिंग हुई है तो वो माल बाहर निकलवाते हैं। क्या समझते हैं इस रमज़ान शरीफ में कुछ प्राइस पे कंट्रोल होगा? इंशाल्लाह जैसे भी हमारे माशाल्लाह डीसी साहबान या जो भी अफसरान हमारे साथ हैं और हम असिस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छी आएगी। रमज़ानुल मुबारक से पहले महंगाई, अवामी रद्द अमल आपने सुना। अब देखना यह है कि सिंध गवर्नमेंट महंगाई और मुनाफाखोरों को रोकने के लिए क्या इक़्तिदामात करती है। बोल जमूर से फ़िलहाल इतना। मुझे मुज़फ़्फ़र अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।